हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी, योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज मैं एक स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ आपके सामने। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर कुछ क्लियर कर दीजिए कि अब कैसे पढ़ना है, कैसे करें कि 99 प्लस परसेंटाइल जेई मेन में आ जाए। हम कुछ भी करने को तैयार है, बस आप बता दो क्या करना है। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी। ठीक, तो बच्चों मैंने काफ़ी सारी मेहनत करके, बहुत सारी चीज़ें सोच के, खूब सारे बच्चों के इंटरव्यूज़ वगैरह मतलब सोच के कि उन्होंने क्या क्या किस तरीके से स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई थी, उसके बाद ये स्ट्रैटेजी प्लान की है। ठीक है ना। और सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि जो टॉपर स्टूडेंट है, यानी कि जो 99.9 प्लस लेके आएंगे, आते हैं और आते रहे हैं वो, और जो नहीं लाते, उनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो लेके आते हैं ना 99 प्लस, वो अपने टीचर को 100% फॉलो करते हैं। जो टीचर बोल देते हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। और बाकी लोग जो नहीं ला पाते, ठीक है ना, उनमें एक क्वालिटी होती है कि वो अपना दिमाग ज़्यादा लगा लेते हैं, अपने हिसाब से पढ़ते हैं, गड़बड़ हो जाती है। ठीक है ना। तो बच्चों, स्ट्रेटेजी को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इसको सीरियसली लें, क्योंकि मैंने ये बहुत सोच समझ के बनाई है। ठीक है ना। बातों का मतलब बिल्कुल सही सही समझना है और इसको फॉलो करना है। ठीक है ना। मजाक में बातें नहीं होंगी, हवा में बातें नहीं होंगी। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों, यहां पे जो ये स्ट्रैटेजी है कि इसमें जेई मेन हमारा टारगेट है। कुछ लोग सोच रहे हैं सर कौन सा वाला, मे वाला, मेनली मे वाला, यानी कि 60 डेज की स्ट्रैटेजी है ये ऑलमोस्ट। ठीक। और कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे सर ये बोर्ड वाले बच्चों के लिए है या जिन्होंने बोर्ड दे चुके, 12th पास है उनके लिए, तो ये सबके लिए है। ठीक है बच्चों, तो इसको बहुत पॉजिटिव माइंड बना के सुनते जाना। ठीक है ना, एक एक चीज को। ठीक है। तो बच्चों, अगर जेई मेन में हमें 99 प्लस लानी है अपनी परसेंटाइल, तो सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या हथियार हैं और उनको कैसे चलाना है। यानी कि हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं और उनको कैसे यूज करना है। ठीक। अब जो जो चीजें अवेलेबल हैं वो मैं यहां पे एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे यूज करना है। सबसे पहली चीज मैंने एनसीईआरटी लिखी है। क्यों लिखी है एनसीईआरटी? क्योंकि सब लोग अपना अपना पूरे आगे के 60 डेज देख रहे होंगे। 12th वाले सोच रहे होंगे यार आगे के 60 डेज में तो मेरे बोर्ड भी आएंगे, उनकी प्रिपरेशन होगी। 12th पास लोग सोच रहे हैं बस 60 डेज तो पढ़ना ही है, उनको बोर्ड की चिंता नहीं है। ठीक है ना। एनसीईआरटी मैंने इसलिए ली है क्योंकि जो लोग बोर्ड वाले हैं, यानी कि जो 12th वाले हैं और जो 12th पास लोग हैं, उन दोनों को इसकी जरूरत है। उन दोनों को इसकी जरूरत है। एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है बच्चों। ठीक है ना। जितना ज़्यादा एनसीईआरटी को फॉलो कर सकोगे उतना अच्छा है। और जो बोर्ड वाले लोग हैं, ठीक है ना, वो तो इस चीज़ पे बहुत ध्यान देंगे। ठीक है ना, अपने जेई मेंस के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। ठीक है ना। एनसीईआरटी को स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन निपटाना है बहुत अच्छे तरीके से। बच्चों, ये विश्वास रखना, दिमाग में ये बात रखना कि एनसीईआरटी में से जो भी पढ़ रहा हूं ना काम का है, काम आएगा, जेई मेन में भी काम आएगा और बोर्ड में भी आएगा। यह सोच के एनसीईआरटी पढ़नी है। दूसरी चीज मटेरियल। मटेरियल कौन सा? माई मटेरियल, मेरा मटेरियल, या फिर जिस भी कोचिंग में आप पढ़ते हो उसका मटेरियल। ठीक है ना। इस मटेरियल का क्या करना है? अगर मैं अपने मटेरियल की बात करूं तो मेरे मटेरियल में से एक्सरसाइज 1, 2, 3 और 4A, ये एक्सरसाइज आपकी होनी चाहिए अगर आप 99 प्लस वाले स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, ये तो होनी चाहिए आपकी। और या जो भी आपने कोचिंग फॉलो किया है, किसी की भी क्लासेस फॉलो की है, फिजिक्स केमिस्ट्री में, तीनों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना। जो मैं फिजिक्स में बोलूंगा वो चीज आपको मैथ में भी सोचनी है और केमिस्ट्री में भी सोचनी है। तो जिस भी टीचर की या जिस भी कोचिंग का आपने मटेरियल फॉलो किया है, उसका वो मटेरियल जो मेंस के लिए है वो आपको करना है। ठीक है ना। जो जो कमी बच रही है वो करनी है। इसके बाद आती है एचसीवी। एचसीवी का 100% यूज कैसे करें? ठीक है ना। एचसीवी से पहले प्रेफरेंस देना है मटेरियल को, मटेरियल होने के बाद एचसीवी को प्रेफरेंस मिलेगा।
ठीक है ना। अब HCV, कुछ लोग सोच रहे सर ये तो फिजिक्स की हुई, तो भाई केमिस्ट्री और मैथ में भी इसी टाइप का अरेंजमेंट है, ठीक है ना। मैं फिजिक्स को एक एग्जाम्पल की तरीके से बता रहा हूं आपको। तो HCV को क्या करना है, HCV की जैसे एक्सरसाइज है, ठीक है ना, उसके सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको बच्चों। उसके स्टार्टिंग के मान लो उसमें 70 क्वेश्चन हैं, तो स्टार्टिंग के 20% आपको छोड़ने हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेट अगर किसी भी चैप्टर को पढ़ो तो स्टार्टिंग के 20% क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, बस उन पे बहुत स्ट्रेस नहीं देना, उनको रीड करना है, उनमें कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो तो देख लेनी है, यानी कि स्टार्टिंग के 12-13 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद के 40% क्वेश्चन, जनरली ये HCV का ट्रेंड है कि 20% से नेक्स्ट वाले 40% क्वेश्चन डायरेक्टली जेई मेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ये, ठीक है ना, यानी कि आगे के 25-30 क्वेश्चन, ठीक है ना। हालांकि तो लास्ट तक भी किसी किसी चैप्टर में तो लास्ट तक भी है, बट आगे के 25-30 क्वेश्चन आपको छोड़ने ही नहीं हैं, ठीक है ना। वैसे तो HCV जी ने पूरी चीज से सीक्वेंस में बनाई है, पर क्वेश्चन का जो टफनेस लेवल है वो बीच में, अगर बीच के आप 40% देखो तो वो जेई मेन की टफनेस के बराबर है। आगे के जो 40% बचते हैं बच्चों, अगर आपके पास इनफ टाइम है तो उनको कर लेना, वरना अगर वो नहीं भी होंगे तो दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, आपने HCV में से जो कर सकते थे कर लिया, ठीक है ना, उतना होना जरूरी है, ठीक है ना। अगर आपने उससे आगे का कर लिया तो समझ लो आपने एडवांस निपटा रहे हो आप। अब अगर ये HCV में से आपने इतना कर लिया तो HCV के एग्जाम्पल्स तो कोई छोड़ने ही नहीं है, एग्जाम्पल मस्ट है, सारे एग्जाम्पल करने, क्योंकि वो तो सोल्ड है, उनको करो, ठीक है ना। इसके बाद आता है PYQ, ठीक है ना। PYQ करने के 2 तरीके हैं, और ये मत सोचो कि आपको कोई सा एक करना, आपको दोनों करने हैं। क्या? पहला तरीका क्या है, चैप्टर वाइज, यानी कि PYQ पहले आपको चैप्टर वाइज करने हैं, ठीक है ना। चैप्टर वाइज निपटाते चले जाओ, लास्ट में जब मॉक टेस्ट या कुछ भी होगा, फिर लास्ट में, ठीक है ना, कम से कम 2-3 सेट ईयर वाइज देना। ईयर वाइज मतलब पेपर वाइज, पूरा कंप्लीट सिलेबस के PYQ भी करने हैं। तो इन PYQ को दोनों तरीके से निपटाना है। चैप्टर वाइज करोगे तो आपको फील आएगी कि मैंने चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लिया अपना, अच्छा हो गया अब, ठीक है ना। और जब लास्ट में आप PYQ करोगे तो फिर पूरे ईयर वाइज करो, तब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि यार मेरा हो रखा है अच्छे से। तो ये दोनों तरीके से निपटाने हैं PYQ, ठीक है बच्चों। अब फॉर्मूला बुक, और क्या होती है आपके पास, फॉर्मूला बुक। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारे पास तो फॉर्मूला बुक नहीं है, ठीक है ना, हमने तो बनाई नहीं है सर। तो बच्चों चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने का, नई चीज करने का टाइम नहीं बचा। जल्दी से जाओ मार्केट से खरीद लाओ, अथाह टाइप की फॉर्मूला बुक मिलते, केवल फॉर्मूले, मार्केट से खरीद लाओ। खरीद लिया, उसको लाके सजाना नहीं है, उसको लाके हर चैप्टर के साथ पहले उस फॉर्मूला बुक को देखना, एक एक फॉर्मूला देखना है, और वो बुक, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल गोल्डन बुक है, उसी बुक पे या तो उसके साथ पेपर ले लो या कुछ भी ले लो, उसी फॉर्मूले को दोबारा लिख के देखो, उस फॉर्मूले पे हाथ रख के खुद से लिख के देखो, फिर अगले वाले फॉर्मूले पे हाथ रख के देखो, फिर उसको लिख के देखो। उस फॉर्मूला बुक की हेल्प से पूरे फॉर्मूले फटाफट रिवाइज कर लो, चैप्टर के जो भी चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर के उठा के, ठीक है ना। फॉर्मूले तो सारे याद होने चाहिए। क्लास नोट्स, ठीक है ना, बात आती है क्लास नोट्स की, ठीक है। क्लास नोट्स अगर आपने 1 साल 1.5 साल 2 साल कंसिस्टेंट तैयारी की है तो आपके पास नोट्स जरूर होंगे, उनसे बढ़िया कुछ होता ही नहीं है बच्चों। क्लास नोट्स अगर कोई कुछ भी नहीं करता ना, उसने क्लास नोट्स बना लिए, 80% तो क्लास नोट्स वैसे ही याद होते हैं जिसने बना रखे हैं, ठीक है ना। उनको एक बार रिवाइज कर लो तो 90% याद हो जाते हैं, दूसरी बार रिवाइज कर लो तो 100% याद हो जाते हैं। और ये क्लास नोट्स बिल्कुल ऐसे हैं, एकदम फेविकॉल की तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको बहुत स्ट्रांगली जोड़ देंगे, ठीक है ना। क्लास नोट्स आपको बहुत बढ़िया से रिवाइज करने हैं, ठीक। इसके बाद ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अब सर बताएंगे इरडो कैसे करनी है, अदर मटेरियल कैसे करना है। ये मैंने पता है क्यों लिखा है, इसलिए कि इनको नहीं करना है। अदर मटेरियल यानी कि इनके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है, ठीक है ना।
बच्चों पहले एनआईटी में सीट पक्की कर लो, आईआईटी तो मिल ही जाएगा। पहले एनआईटी में सीट पक्की कर लो आप, आईआईटी तो मिल ही जाएगा। ठीक है ना, आपको मेंस में 99 प्लस सिक्योर करने हैं पहले, एडवांस तो पक्का ही होगा ना फिर। ठीक, तो फोकस एनआईटी की सीट पे रखो पहले। ठीक, आईआईटी तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये वो मटेरियल या वो चीजें हैं जो हमारे पास हैं, हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। ठीक है ना, और बहुत हैवी हैवी सी बुक जो है ना, मुश्किल मुश्किल से क्वेश्चन वाली, उनके नाम मैं नहीं लेना चाहता, मत पढ़ना जेई मेंस तक, उसके बाद देख लेना। या आपको अगर लग रहा है कि यार मेरा तो मेंस हो गया, मैं तो एडवांस के लिए तैयारी कर रहा हूं, उनके लिए इन चीजों की बात अलग है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो मे का अटेम्प्ट देने वाले हैं और 99 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, और उस लेवल का उनका मतलब समझ लीजिए उनकी स्ट्रेंथ उस लेवल की है उनमें, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक, स्टडी आवर्स, रोज कितना पढ़ना है सर, ये भी बताओ। ठीक है ना, इससे बहुत, तो बच्चों बड़ी ईमानदारी के साथ अगर मैं इसका आंसर करूं तो भाई 3 3 और 3, इतने घंटे तो सबको पढ़ना है, सबको, चाहे कोई भी स्टूडेंट है, सबको पढ़ना है इतना तो, चाहे वो बोर्ड वाला है चाहे बिना बोर्ड वाला है, चाहे 11th वाला है, 12th वाला, 12th पास है, सबको 3-3 घंटे तीनों सब्जेक्ट डेली पढ़ने ही हैं। ठीक है ना, इन आगे वाले 60 दिनों में। अब जो बोर्ड वाले लोग हैं, ठीक है ना, उनको भी पढ़ने हैं, लेकिन इनसे एडिशनल पढ़ना है उनको, कुछ आवर्स इनसे एडिशनल पढ़ने हैं उनको अपने बोर्ड के लिए। यानी कि जो पेपर आपका पेपर है, फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री का होगा, मैथ का होगा, कंप्यूटर्स का होगा, इंग्लिश का होगा, जिसका भी होगा, उससे 2-3 दिन पहले आपको बोर्ड के लिए पढ़ना है। ठीक है ना, लेकिन बाकी टाइम में, यानी कि एग्जाम से 2-3 दिन पहले से और टाइम में, आपको बिल्कुल जेई मेंस के साथ सिंक करके पढ़ना है बोर्ड को। एनसीईआरटी मैंने इसीलिए बताई है स्टार्टिंग में कि एनसीईआरटी को इसीलिए इस तरीके से पढ़ना है कि आपका बोर्ड भी साथ साथ चले। ठीक है, तो ये तो बच्चों जेई मेंस स्पेसिफिक है। और इस 3 घंटे में से ये जो 3 आवर्स है ना बच्चों, इसमें से भी आप 1.5 घंटा तो पढ़ना है और 1.5 घंटा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है ना, 1.5 घंटा तो जो आपने पढ़ा है उसको सिक्योर करना है, बाकी के 1.5 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रॉब्लम्स निपटानी है। ठीक है ना, इसके साथ एक एडवाइस और है मेरी कि अनसोल्ड प्रॉब्लम अपने पास मत रखो, लास्ट दिनों में अनसोल्ड नहीं होनी चाहिए। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम ऐसी ट्राई मत करो जिसका सॉल्यूशन या जिसका हिंट आपके पास ना हो। पता चला वो अटक गई और आपने उसमें आधा घंटा पौन घंटा बर्बाद कर दिया, जिंदगी यहीं पे बर्बाद हो गई। इसलिए जो भी सेट करना है, जो भी चीजें करनी है, वो सोल्ड आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि आपको कंफ्यूजन आए, कुछ भी दिक्कत आए तो आप उसको देखो, उसी टाइम उसको सॉर्ट कर लो। क्योंकि बच्चों 60 दिन बाकी हैं, ज्यादा टाइम बाकी नहीं है। हमें जितनी भी स्ट्रेंथ, जितना भी असला, जितना भी सब कुछ हमारे पास है, इन दिनों में यूज कर लेना है। ठीक है, तो अगर आपको अनसोल्ड प्रॉब्लम का सेट मिल रहा है, आपको पता है कि अगर मुझसे नहीं हुआ तो मैं कहीं देख नहीं पाऊं, मत करो उसको, सोल्ड को ही करना है, ताकि आपका एंग्जाइटी लेवल यानी कि जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है ना, वो ना बढ़े। ठीक है, आप फटाफट आपका दिमाग कूल हो जाए। ठीक है बच्चों, ये चीज हो गई। अब डेली का प्लान, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, एक इस तरीके का प्लान बनाना है 7 डेज का, जैसा मैं बता देता हूं आपको। मैं खुद आज भी इसी को फॉलो करता हूं। ये दिख रहा होगा पेज आपको, ठीक है ना, ये देखो, दिख रहा है, पेजेस दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो 7 के 7 दिन दिख रहे होंगे, संडे मंडे ट्यूसडे लिखे हुए, और ये नीचे है। अब इसको मैं समझाता हूं आपको कैसे है। तो जैसे ये पेज हुआ आपका, ठीक है ना, ऐसा बनाना है, ये संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे। इस पेज पे जो भी जगह है, यहाँ पे इस जगह पे मान लो ये मंडे है आपका या कुछ भी है, तो यहाँ पे लिखना है कि इतने टाइम तक मुझे ये पढ़ना है, इतने टाइम तक ये पढ़ना है, इतने टाइम तक ये पढ़ना है, इतने टाइम तक ये पढ़ना है।
और इस टाइम में से आधा टाइम मुझे ये करना है, आधा टाइम मुझे ये करना है, 1.5 घंटा मुझे थ्योरी पढ़नी है इस टाइम पे। और ये प्लान आगे के कम से कम 3 से 4 दिन की, ठीक है ना, कमिंग 3 to 4 डेज की होनी चाहिए। कमिंग 3-4 डेज की प्लान आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपको सुबह उठ के ये ना सोचना पड़े कि यार आज क्या पढूं। आपका पहले से डिसाइडेड होना चाहिए कि आज तो ये कवर करना है। और बच्चों, जो हो जाए उसके सामने राइट लगा दो, और जो नहीं हो उसके सामने क्रॉस लगा दो, ताकि वो अगले दिन ट्रांसफर हो जाए, आप उसको अगले दिन पढ़ लो। बहुत खुद को, हमें एक्चुअल में हम क्या करते हैं, हम अपना बेवकूफ खुद बनाते हैं, हम खुद का उल्लू खुद बनाते रहते हैं। हमें वो नहीं बनाना है। अब बिल्कुल साफ साफ रखना है, बिल्कुल क्लियर हिसाब किताब रखना है कि यार ये मुझसे हुआ है और ये मुझसे नहीं हुआ है। अब ये मुझे आज नहीं हुआ तो ये मुझे कल करना है। खुद को धोखा कब तक देंगे हम? अपने साथ बिल्कुल ट्रू रहना है अब। ठीक है बच्चों, तो ये आपका डेली का प्लान हुआ। ठीक, इस हिसाब से चलना है। मैं आज भी इसी हिसाब से चलता हूं, क्योंकि मुझे तब से यही आदत पड़ी हुई जब मैंने अपना IIT JEE दिया था। ठीक है ना, अभी भी मैं इस हिसाब से चलता हूं तो मैं सारे काम कर पाता हूं अभी भी। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, टॉपिक्स। ठीक है ना, टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के टॉपिक आपको मिलते हैं। ठीक है ना, अपने JEE के उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके स्ट्रांग होंगे, बहुत अच्छी बात है। ये तो समझ लो डायमंड है, बहुत महंगे बिकेंगे। ठीक है, तो भाई स्ट्रांग टॉपिक जो है ना, उनको ये सोच के कि ये मेरा स्ट्रांग है, इसको नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करना है। उसको भी बिल्कुल बराबर की मेहनत के साथ काम करते रहना, प्रैक्टिस करते रहने, चमका के रखना है उसको भी। वही तो आपकी स्ट्रेंथ है। अब आ जाओ एवरेज टॉपिक पे। ठीक, अब ये कैसे पता चलेगा? एक लिस्ट बनानी है बच्चों, 1 2 3 4 5 ऐसे करके जितने भी चैप्टर है ना, सबकी लिस्ट बना लो और लिख लो कि यार ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग है, ये मेरा एवरेज है, और ये तो मेरा वीक है, ये बढ़िया है, ये बढ़िया, ऐसे करके कर लो। तो जो आपके एवरेज आते हैं, जो आपका एवरेज टॉपिक है, ठीक है ना, अब आपका टारगेट ये है कि ये मेरा एवरेज टॉपिक है, इसको मुझे स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी में लेके जाना है इन 60 डेज में। ठीक है ना, कैसे करेंगे एवरेज टॉपिक को स्ट्रॉन्ग? सर्टेन चीजें हैं वो कर लो, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्या? जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं एवरेज टॉपिक के, वो निपटा लो पहले तो। ठीक है ना, और जो मटेरियल है उसमें से एक्सरसाइज 1 2 3 और 4A वो कर लो इसकी। अब कुछ लोग सोच रहे सर ये हम पहले से इतना टाइम कहाँ है? तो बच्चों, कम से कम अगर आपका एवरेज टॉपिक है, उसकी एक्सरसाइज 1 और 2 तो आपको करनी ही पड़ेगी। सोल्ड एग्जाम्पल सारे निपटा लो इसके। ठीक है ना, सोल्ड एग्जाम्पल निपटा लो, उनमें तो दिक्कत नहीं है ना। सोल्ड एग्जाम्पल तो मिलेंगे ना कहीं HC में मिल जाएंगे, मटेरियल में मिल जाएंगे, क्लास नोट्स में मिल जाएंगे। सोल्ड एग्जाम्पल तो निपटा लो। ठीक है, वो पूरे निपटा लो और छोटी मोटी उसके ऊपर एक्सरसाइज कर लो। ठीक है ना, एवरेज टॉपिक में भी आपको मजा आने लगेगा। ठीक है ना, उसके बाद उठा के PYQ कर लो, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लो, PYQ का सेशन होता है यूट्यूब पे मेरा, उसको देख लो। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करता ही हूं उसमें, उसको देख लो। क्रैश कोर्स वाले डे जो मैंने टेलीग्राम पे लिस्ट डाली हुई है, जो भी आपका एवरेज टॉपिक है उस वाले क्रैश कोर्स पे जाके जस्ट क्लिक करना है, चल जाएगा अपने आप। ठीक है ना, स्पेशल क्लास में मिल जाएगा, उसमें करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उठा के उससे देख लो। तो एवरेज टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आ गया। रही बात वीक टॉपिक की, ठीक है ना, इसके लिए मैं आपको ज्यादा उपदेश नहीं दूंगा। ठीक, क्यों? क्योंकि भाई टॉपिक वीक है। ठीक है ना, जो टॉपिक आपका एवरेज है वो एवरेज क्यों है? उसको आप कर सकते तो वो आपकी रीच में, वो आपके उसमें आपका इंटरेस्ट भी है, लेकिन उस टाइम पे कुछ हो गया होगा, हो सकता है आप किसी की बारात में चले गए हो सकता है उस टाइम पे आपका बर्थडे आ गया हो, और भी नहीं तो आपके किसी जानकार का बर्थडे आ गया हो सकता है उस दिन आपकी किसी से लड़ाई हो गई हो, घर में टेंशन हो रही हो, कुछ भी हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो, कोरोना के टाइम पे तो और भी बहुत ट्रेजेडीज है। तो उन चीज़ों की वजह से ये टॉपिक एवरेज रह गए, ये तो सुधर जाएंगे। लेकिन ये वीक टॉपिक वो होते हैं जिनमें हमें इंटरेस्ट नहीं आता, हम चाह के भी नहीं पढ़ पाते, हम कोशिश करते हैं पर हो नहीं पाते, क्वेश्चन नहीं हो पाते, ये वो हैं जिनमें दिक्कत होती है। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या करना है इस टाइम? स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? हमें इन टॉपिक से भी पूरा फायदा लेना है,
इन टॉपिक में से भी कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए। तो बच्चों आपको कसम है इस बात की, वीक टॉपिक को आप छोड़ोगे नहीं। ठीक, जितने भी सोल्ड एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना, प्लस फॉर्मूला बुक जो है उससे जितने भी फॉर्मूले हैं और सोल्ड एग्जाम्पल हैं वो आप करोगे, उनको करके जाओ। सोल्ड एग्जाम्पल करने में जोर नहीं पड़ता, बस आपको मन बनाना है कि यार मुझे इस टॉपिक के सोल्ड एग्जाम्पल करने हैं, अनसोल्ड नहीं करने। मत करो अनसोल्ड, सोल्ड जरूर करके जाओ और फॉर्मूला बुक से फॉर्मूले रट के जाओ पूरे बढ़िया तरीके से। बच्चों आप यकीन नहीं करोगे, ठीक है ना, 4 या 5 क्वेश्चन केवल वो आते हैं जिनमें फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करनी है। अगर ऐसा क्वेश्चन इस टॉपिक से आ गया और आपको फॉर्मूला याद हो गया तो वीक टॉपिक भी आपको उतने नंबर देके जाएगा जितना आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक। ठीक है ना, स्ट्रेटजी वो चीज होती है जो अच्छी से अच्छी चीज को पलट डालती है। ये भी आपका डायमंड के रेट में बिकेगा, समझे आप। वीक टॉपिक भी आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब इसके बाद ये आती है जेई वाली कैटेगरी, जेई मेन के टॉपिक वाली कैटेगरी, स्पेशल टॉपिक्स। जेई मेन के स्पेशल टॉपिक्स, सेमीकंडक्टर्स, ईएम वेव्स, लॉजिक गेट्स। 3 से 4 क्वेश्चन की गारंटी लेता हूं मैं, इसमें से आएंगे ही आएंगे बच्चों। इसलिए मैंने ये अपने YouTube पे अलग से रिकॉर्ड करके डाले हुए हैं। सेमीकंडक्टर्स जाके बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो, उसकी एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी डाले हुए हैं मैंने उसमें, ठीक है ना, वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये टॉपिक तो आपको छोड़ना ही नहीं है बच्चों। 4 क्वेश्चन फ्री के हैं और इतना आसान क्वेश्चन आता है कि आप यकीन ही नहीं करोगे, इतना आसान क्वेश्चन, बोर्ड से भी आसान क्वेश्चन आता है। ठीक, तो ये वाले टॉपिक तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से करने ही हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की पे बात करते हैं, ये मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, कितने देने हैं, क्या कैसे हम इनसे मैक्सिमम फायदा उठाएंगे। बच्चों हमारा टारगेट तो 99.9 परसेंटाइल लेके आने का है ना, ठीक है ना। तो हमें तो कुछ ऐसा करना है कि अगर हमें 10 क्वेश्चन मिलते हैं तो हम अफोर्ड कर सकते हैं बस उनमें से एक क्वेश्चन गलत हो जाना। एक क्वेश्चन गलत हो गया, 9 सही होने चाहिए, तब जाके इतनी परसेंटाइल आती है, ठीक है ना। हो सकता है 10 में से 2 क्वेश्चन गलत हो जाएं, एक क्वेश्चन और गलत हो गया मान लो, तब भी चांस बनते हैं कि हमारी 99 परसेंटाइल आ जाए। यानी कि अगर 25 क्वेश्चन आए या 30 क्वेश्चन आए, 25 में से आप 3 या 4 क्वेश्चन रॉन्ग कर सकते हो। इससे ज्यादा रॉन्ग हो गए, 3 या 4 क्वेश्चन से ज्यादा रॉन्ग हो गए, 99 परसेंटाइल नहीं आएगी। यानी कि हमें उस कैटेगरी में फॉल करना है कि हमारे पूरे पेपर में 3 या 4 से ज्यादा क्वेश्चन गलत ना हो, सारे सही हो। तो क्यों ना बच्चों वो गलत वाले क्वेश्चन वो हो जाएं जो आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए हो, ठीक है ना। जो आपसे नॉर्मली गलत होते हैं वही वो हो जाए। स्ट्रेटेजी वो चीज होती है जो आपको, जो आपके पास बेकार चीजें हैं ना, बस वो वाली गलत हो जाए। जो आपकी अच्छी थी नहीं वो गलत हो गया, कोई दुख वाली बात नहीं। लेकिन जो टॉपिक आपका बढ़िया था, आप कर सकते थे, अगर उसमें से गलत हो गया ना तो दुख बहुत होगा। और जो गलत होने आपसे वो तो होंगे ही, ठीक है ना। इसलिए इतने कंसंट्रेशन से, इतने बढ़िया तरीके से मैनेज करना है चीजों को 99 प्लस लाने के लिए, ठीक है ना। एक एक चीज का यूज करना है। जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हो ना आप बच्चों, कम से कम मिनिमम 10 मॉक टेस्ट देने हैं आपको नेक्स्ट 2 मंथ में। 10 से ज्यादा हो जाए, प्लस माइनस प्लस ही, मतलब प्लस माइनस का तो नहीं, प्लस ही होने चाहिए। 3-4 टेस्ट और दे सकते हो, 12-13 दे लो मिनिमम। करना क्या है, मॉक टेस्ट 1 स्कोर लिखना है कि कितने आए हैं नंबर, ठीक है ना। साथ में आप फीलिंग भी लिखनी है। फीलिंग्स का मतलब क्या हुआ, मॉक टेस्ट देते टाइम जब हम बैठे हैं, एग्जाम देने बैठे हैं, उस टाइम हमें क्या महसूस हो रहा है वो यहां पे लिखना है। क्या मैं नर्वस फील कर रहा हूं। और मॉक टेस्ट को बिल्कुल एग्जाम समझ के देना है बच्चों, एग्जाम समझ के देना है, बिल्कुल एग्जाम समझ के। ये लो, बिल्कुल एग्जाम समझ के देना है। ये सोचना है कि बस अब मेरा एग्जाम चालू हो रहा है, ये लो एग्जाम चालू हो गया। अब जैसे ही आप इमेजिन कर लोगे ना कि एग्जाम चालू हो गया, बिल्कुल एग्जाम वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी आपको।
ठीक है ना। सोच लो क्या मैं नर्वस हो रहा हूं, ठीक है ना। लिखना है कि यार नर्वसनेस फील हो रही है थोड़ा सा। सोच लो कि यार मुझे क्वेश्चन कम समझ में आ रहे, एक बार पढ़ने पे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मेरी कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही है। लिख लो कि यार ऐसा भी फील हो रहा है, ठीक है ना। अगर ऐसा लग रहा है ना आपको कि भाई पेपर देते टाइम, जैसे हम पेपर दे रहे हैं कि यार मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं कैलकुलेशन में गलती कर रहा हूं, कहीं कैलकुलेशन गलत ना हो, लिख लो। तो वो फीलिंग्स भी लिखनी है। अब जब अगला मॉक टेस्ट दोगे तो उन सारी फीलिंग्स को दिमाग में रखना है और उनसे अगली बार लड़ना है, वैसा होने नहीं देना। 7-8 दिन का गैप मिलेगा 2 टेस्ट में, 3-4 दिन का तो मिलेगा, उस 3-4 दिन में उन फीलिंग्स पे काम करो। बच्चों 99.9 परसेंटाइल ना कोई खेल नहीं है। अगर बोल भी दिया ना, ऐसा नहीं कि मजाक चल रही है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हर चीज को मैनेज करना पड़ेगा, इंटरनल एक्सटर्नल सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी, तब जाके आएंगे, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट आपको देने हैं, ठीक है ना, पूरे उसके साथ। और ये देखना है कि इंक्रीज होना चाहिए, इस साइड चलते हुए इंक्रीज होना चाहिए स्कोर, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब डिस्ट्रैक्शन की बात करता हूं, कौन सी चीज आपको लेके डूब सकती है, ठीक। मोबाइल फोन नंबर 1। मैं बच्चों एक चीज बताऊं आपको, मोबाइल फोन की हमें पढ़ते टाइम जरूरत ही नहीं है। कुछ लोग सोचते सर मैं तो ऑनलाइन क्लास, अरे क्लास लो ना, ऑनलाइन क्लास के लिए जरूरी है, करो। लेकिन वो जो सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हो आप, ठीक है ना, ये जो सेल्फ स्टडी है उसे करते टाइम, क्वेश्चंस करते टाइम, एक्सरसाइज करते टाइम मोबाइल फोन की क्या जरूरत, कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक। सर हमें कोई कोई फॉर्मूला गूगल करना पड़ता है, क्यों भाई? जब फॉर्मूला आपको याद नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला बुक से देखो ना, उसको मोबाइल में क्यों देख रहे हो, ठीक। आधे लोग तो सॉल्यूशन देखते हैं, इसका मतलब दिमाग जो है ना बच्चों वो ध्वस्त हो जाएगा आपका। इसको कोई जरूरत नहीं है। ये आपको ऐसा लगता है कि बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें फटाफट फॉर्मूला मिल जाता है, आपको हिंट मिल जाता है, एक दो आगे पीछे के फॉर्मूले मिल जाते हैं। साइड में रखा रखा ऐसा चोर है जो आपके दिमाग से इन चीजें चुराता रहता है। ये इसको रूम से बाहर रखो, बाहर भगा दो इसको। पढ़ते टाइम इसको तो बाहर रख दो, मम्मी को दे दो कि मम्मी अगर मैंने आके मांगा भी ना तो मुझे मोबाइल तो मत ही देना, एक आध रख देना बस। अगर मैंने ज्यादा ही जिद की तो चप्पल है ही आपके पास, वो तो सब चीजों का इलाज है, ठीक है ना, ठीक। यू कैन यूज दैट, ठीक है ना, तो सही रहेगा वो। तो मोबाइल को तो बाहर रखना है, कोई जरूरत नहीं है। ऑनलाइन क्लास है उसके लिए पढ़ लो विद रिस्पेक्ट और वापस दे दो मम्मी को, ठीक। दूसरी चीज गेम्स, गेम्स नहीं। सोच रहे होंगे सर ये तो थोड़ा जरूरी है, भाई मैं वीडियो गेम की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और वो गेम्स जिनमें आपको खेलते टाइम पता ही नहीं चलता कि गए तो मन बना के गए आधे घंटे का, बस आधा घंटा खेलूंगा और 2 घंटे वहीं हो गए, आपको लंच डिनर का टाइम हो गया। गेम्स बंद ही कर दो आप, वीडियो गेम चाहे जो भी है यार, 60-70 दिन है, 60 दिन है, उनके लिए बंद कर दो, मत करो कुछ भी, ठीक है ना। इसको तो बंद कर दो, ये नुकसान ही करवाएगा। दूसरी फ्रेंड्स, इनसे तो हाथ जोड़ लो 60 दिन के लिए कि भाई रहने दे, मैं बात ज़्यादा नहीं करूंगा, कुछ नहीं हो सकता। जो अच्छे दोस्त हैं, जिनके साथ आप क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, जिनके साथ आप कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सकते हो, उनसे बात कर लो, बाकी से नहीं, बाकी से नहीं। केवल पढ़ाई, केवल पढ़ाई, ओनली स्टडी, डिस्कस कर सकते हो तो बात कर लो, वरना नहीं, ठीक है ना। मजाक नहीं है 99.9 परसेंटाइल, ऐसे ही नहीं है, ठीक। डाइट एंड फूड, इस पे भी मुझे बोलना जरूरी है, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होता जब पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, पर आजकल होता है। जंक फूड बंद कर दो बच्चों। जब खाना हम बेकार टाइप का खाते हैं ना, उल्टा सीधा खाते हैं ना, उससे बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। पढ़ते पढ़ते हमारा मन करता रहता है यार उठ के चलते हैं, फ्रिज में से कुछ खा आते हैं जाके, किचन में से कुछ खा आते हैं जाके, और जो वो बीच की ब्रेकिंग होती है ना, उससे बहुत लॉस होता है। तो ये डाइट जो आप नॉर्मल डाइट लोगे ना, हल्की फुल्की सी, ज़्यादा नहीं खाना, पता चला आज बढ़िया खाना बन रहा है, देख के उसको बाव ले गए, कूद पड़े थाली में, खूब सारा भर लिया, अब रात में घूम रहे हैं, क्योंकि
मन नहीं कर रहा क्योंकि पेट में ज़्यादा खाना पड़ा हुआ है, बहुत खा लिया, तो 3-4 घंटे वैसे बर्बाद होंगे आपको। बच्चों एक एक दिन, एक एक पहर, एक एक घंटा यूज़ करना है आपको, एक एक मिनट यूज़ करनी है। ठीक, क्यों ज़्यादा खाने की वजह से शाम को बिगाड़ना है? ठीक है ना, नॉर्मल खाओ, हल्का खाओ, ताकि ये 60 डेज के बाद लिख ले, एक डायरी बना लो, उसमें लिख लो छोले भटूरे और ये सब, जिस दिन पेपर हो जाएगा उसके 3-4 दिन तक खा लेना। ठीक है ना, पर अभी नहीं करना है ये सब भी। ठीक है बच्चों, इसको बहुत बैलेंस रखना है। ठीक है ना, बहुत बैलेंस रखना है, मैटर करता है, आपको याद आएगा अगर आपने फॉलो नहीं किया तो। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट, सर कॉन्फिडेंस नहीं आता, सर कॉन्फिडेंस नहीं आता कि कुछ हो जाएगा, क्या होगा। तो बच्चों कॉन्फिडेंस आता है कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलरिटी से। जब आप रेगुलर होते हो, जब आप रेगुलर होते हो ना, तो कॉन्फिडेंस कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, जब आप कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर रहे हो, रेगुलरिटी से पढ़ाई कर रहे हो, अपना अच्छे से पीवाईक्यू कर रहे हो, अच्छे से टॉपिक कवर कर रहे हो, रोज 3-3 घंटे तीनों सब्जेक्ट को बराबर दे रहे हो, जो आपके वीक टॉपिक हैं उन पे भी स्ट्रेस दे रहे हो, रेगुलरली, पूरी ईमानदारी से, कंसिस्टेंटली, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब कुछ लोग सोच रहे सर ये कंसिस्टेंसी कैसे आएगी, रेगुलर कैसे होंगे? बच्चों रेगुलर होगे आप डिसिप्लिन से। जब आप डिसिप्लिन रहोगे ना तो ही रेगुलर रहोगे। अब डिसिप्लिन कैसे आएगा सर? भाई डिसिप्लिन तो तब आएगा जब आप अपने गोल को बहुत प्यार करोगे, जब आपकी बहुत तगड़ी इच्छा होगी ना कि यार मैं आईआईटी में चला जाऊं, मेरे को एक बेहतरीन कॉलेज की बेहतरीन ब्रांच मिल जाए, मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाए, मेरा ऐसा हो कि 1 साल के अंदर अंदर मैं गाड़ी कार सब खरीद लूं। जब आपको ऐसी इच्छा हो ना कि यार मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है, मुझे अपनी फैमिली लाइफ बदलनी है, मुझे एक फील करना है कि मैं कुछ हूं, जब वो इच्छा आपके अंदर बहुत स्ट्रांग होगी तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा बच्चों। और अच्छा फ्यूचर बहुत ज़रूरी है, अच्छी जॉब बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उससे आपको डिसिप्लिन आएगा। तो आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो मन है, उनको फैलने दो, उनको उड़ने दो, मन को सपने देखने दो कि मैं ये भी करूंगा। उससे आपको लगेगा कि यार मुझे बहुत पढ़ना है, वहां से ये डिसिप्लिन आएगा। ठीक है, डिसिप्लिन से कंसिस्टेंसी आएगी, कंसिस्टेंसी से कॉन्फिडेंस आएगा। प्योर रहना है बिल्कुल। ठीक है बच्चों, बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी, खूब सारी चीज़ें, पढ़ने का तरीका बता दिया। तो बच्चों इसी के साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो आपके पढ़ने का तरीका है ना, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन हुआ, कोई भी हुआ, उस पर स्टार मार्क कर लो। मान लो आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपको लग रहा है यार ये अच्छा क्वेश्चन है, कैसे भी उसको स्टार मार्क कर लो, ताकि दोबारा रिवीजन करते टाइम आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ साथ मैं आप सबसे अब विदा लूंगा। बहुत सारी बातें मैंने बता दी, और भी लंबा हो जाएगा वीडियो अगर मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है ना, तो जितनी कम चीज़ें होती हैं उतना ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर लेते हो। तो बच्चों इस स्ट्रेटेजी सेशन में अगर कोई भी चीज़ ऐसी आपको अनफिट टाइप लग रही है तो यू कैन स्किप दैट। ठीक है ना, पर जितनी भी बातें बोली हैं मैंने बहुत मन से सोच समझ के, खूब सारे होमवर्क करके, एनालिसिस करके तब बोली हैं। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। और बच्चों मैं यही कहूँगा आपको कि बेस्ट ऑफ लक, आई विल प्रे फॉर यू पीपल। खूब मेहनत से लग जाओ, खूब मेहनत से लग जाओ, चिंता मत करो, जो हो गया सो हो गया। जो आगे आने वाला टाइम है ना, हमें उसको अच्छा बनाना है। ठीक है बच्चों, और मेरा चैनल है YouTube, उस पर क्रैश कोर्स भी पड़ा हुआ है, उस पर सेमीकंडक्टर और सारे बोर्ड का मटेरियल भी पूरा पड़ा हुआ। बच्चों उससे फ़ायदा उठाओ और प्लीज़ उसको शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो बस। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।